हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय चैनल परीक्षा पर आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं रेलवे राजभाषा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 1 के अगली सेट, यानी 2 सेटों में करके कल भाग 1 के पहली वीडियो बनाए थे और आज दूसरी। और हमें उम्मीद है कि वीडियो में यदि शुरू से अंत तक आप बने रहते हैं, दोनों सेट को पूरा देख लेते हैं, तो अधिकांशतः राजभाषा से आने वाले विभागीय प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं अधिकांशतः डिवीजनों में आए हुए प्रश्न को ही चुन के रखा गया है, तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप परिपूर्ण लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर प्रैक्टिस के लिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसके पीडीएफ तैयार करवाया है बहुत मेहनत से, तो उसको आप लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से वहाँ से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ एक 800 प्लस प्रश्नों का मुसाल 10 वर्षों का परिचालन के क्वेश्चन बैंक को भी लिंक में डाला गया है, उसको भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि डाउनलोड करने में कोई कठिनाई होती है, आपका पेड हो जाता है इत्यादि, तो आप मेरे मोबाइल नंबर, जो कि बात करने के लिए नहीं है, केवल व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपना स्क्रीनशॉट पेड का भेज सकते हैं 95 070 65 267, और आसानी से आप जो है आपको भेज दी जाएगी पीडीएफ, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अधिक से अधिक नॉलेज बढ़ सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार, दोस्तों कौन सी पुरस्कार? प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना हो, या मैथिली शरण गुप्त वाली पुरस्कार हो, या प्रेमचंद के पुरस्कार हो, तो इन तीनों में प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपया, जो फर्स्ट पुरस्कार होती है वो 20,000 रुपया होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20,000। सेकेंड पुरस्कार जो होती है वो 10,000 रुपया होती है, और थर्ड पुरस्कार जो होती है वो 7,000 रुपया निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस पर ध्यान रखें। हाँ, इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो उस समय प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 7,000, तृतीय पुरस्कार 3,300 रुपया लिखी गई थी। दोस्तों ध्यान रखें कि ये उसके बाद बढ़ाया गया है, उस समय इसको लागू नहीं किया गया था। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना में ऑप्शन है का नंबर 20,000 रुपया, खा नंबर 10,000 रुपया, गा नंबर 7,000 रुपया और घा नंबर 3,300 रुपया। तो प्रथम पुरस्कार कितनी दी जाती है दोस्तों? ध्यान रखें, 20,000 रुपया। और सेकेंड पुरस्कार होता, द्वितीय पुरस्कार, तो कितनी दी जाती है? 10,000, और तृतीय पुरस्कार 7,000। तो ध्यान रखें दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर हुआ लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना का 20,000 रुपया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार का निर्णय लिया है। यानी उन राज्यों का राजभाषा हिंदी तो नहीं है, लेकिन वो केंद्र सरकार के साथ जो पत्र भेजना, लेन देन पत्र का करते हैं, वो हिंदी में करने का निर्णय लिए हैं। वो कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों, संपूर्ण भारत को राजभाषा नियम 1976 के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। तो उनमें खा क्षेत्र वाले वो राज्य हैं जिसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, पंगु राज महाचंडी, दादर नगर को खाचंडी, यानी जैसे कि पंजाब, गुजरात पंगु राज, राजस्थान, ठीक, महाराष्ट्र दादर नगर हवेली, ये सब जो है खा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, चंडीगढ़ इत्यादि तो खा क्षेत्र में आते हैं। तो खा क्षेत्र का वही राज्य होते हैं जिनका राजभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वे केंद्रीय सरकार के कार्यालय के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार का निर्णय लिए हैं। तो इसका सही आंसर है खा नंबर। दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा में लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? दोस्तों देखिए, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना, या मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, या प्रेमचंद, ये तीनों के हमने आपको बताया 20,000, 10,000 और 7,000 अभी हो चुका है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है, यहाँ प्रश्न है कि द्वितीय पुरस्कार, तो पहला 20,000 है प्रथम पुरस्कार, तो द्वितीय 10,000 और तृतीय 7,000। यहाँ ऑप्शन है का नंबर 15,000, खा नंबर 10,000, गा नंबर 7,000, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों 10,000 रुपया।
द्वितीय पुरस्कार कितनी होती है? 10,000। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? का नंबर संथाली, खा नंबर मगही, गा नंबर मैथिली, घा नंबर डोगरी। आप जानते हैं दोस्तों इसमें मगही शामिल नहीं है क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22। तो 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसमें लास्ट में जो जोड़ी गई थी भाषा 92वां संशोधन में 2003 में, तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, बोसनडोम। बो से बोडो, सन से संथाली, डो से डोगरी, अमा से मैथिली। ठीक, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली जोड़ी गई थी। ठीक, इसमें जो है मगही इन 22 भाषाओं के अंदर नहीं है। जो लास्ट में 4 जोड़ा गया है उसमें तो डोगरी, संथाली, मैथिली इसमें है ऑप्शन में, तो ये 22 में तो शामिल है। लेकिन ये मगही जो है नहीं शामिल है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। चलिए दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में राजभाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन पहला है का 1, दूसरा ऑप्शन में 2 खा नंबर में, और तीसरा ऑप्शन में दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में है 3, चौथा ऑप्शन में 4। तो संपूर्ण भारत में आप जानते हैं 3 ही क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में दोस्तों? 3, का, खा और गा क्षेत्र में। हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि जब 1976 के तहत संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था तो उस समय तमिलनाडु को छोड़ के बांटा गया था। तमिलनाडु उसमें शामिल नहीं था। लेकिन हाँ, तो यदि ऑप्शन में रहता है का, खा, गा, तमिलनाडु किस में शामिल है? अगर ऑप्शन में का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र है, और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो वही आंसर होगा। लेकिन यदि चौथा ऑप्शन में सभी डाल देता है तो इसका सही आंसर गा नंबर होगा, गा क्षेत्र। क्योंकि पत्र भेजने के लेन देन में, ठीक, जिस तरह से गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार नहीं करता है, वैसे ही तमिलनाडु भी करता है, इसलिए गा क्षेत्र में उसे कई डिवीजनों के प्रश्न मैंने इसे देखा, तो मान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ यहाँ पे, चूंकि क्वेश्चन में ये था कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। हाँ दोस्तों, 56 से पहले ये ध्यान दें कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार, ठीक, ध्यान दें, यहाँ अधिनियम नहीं, नियम 1976 के अनुसार, ठीक, अधिनियम तो 1963 का है। तो नियम 1976 के अनुसार तमिलनाडु को छोड़ के संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन में का नंबर पंजाब, खा नंबर उत्तराखंड, गा नंबर मध्य प्रदेश, घा नंबर छत्तीसगढ़। दोस्तों पंजाब इसमें जो है का क्षेत्र में शामिल नहीं है। पंजाब को छोड़ के उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों का क्षेत्र में शामिल है। और विशेष का, खा, गा क्षेत्र के राज्य को देखना है दोस्तों, तो मेरे भाग 1 के पहला वाला वीडियो, यानी इसके पहले दिन डाले हुए वीडियो देख लीजिए। इसमें का क्षेत्र के अलग अलग राज्यों को खा क्षेत्र के और गा क्षेत्र में शामिल को स्पष्टतः दिया गया है। और ध्यान रखें दोस्तों कि इससे प्रश्न अवश्य आता है, कौन सा राज्य किस में शामिल है? तो का क्षेत्र में शामिल नहीं है में यहाँ पंजाब जो है का क्षेत्र में शामिल नहीं है। पंजाब तो खा में आता है, क्योंकि खा का फॉर्मूला मैंने बताया था, पंगु, राज, महाचंडी, दादर नगर को खाचंडी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी यहाँ पंजाब सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 344 के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? अनुच्छेद 344 के अनुसार। तो 344 के अनुसार क्या है कि राजभाषा आयोग द्वारा सौंपी गई सिफारिशों की समीक्षा हेतु एक समिति की गठित की जाएगी। और इसमें कितने सदस्य होंगे दोस्तों? का नंबर ऑप्शन है 10, खा नंबर 20, गा नंबर 30 और घा नंबर 35। तो दोस्तों जान लीजिए कि अनुच्छेद 344 के अनुसार जो राजभाषा आयोग द्वारा सौंपी गई सिफारिश की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जाएगी, उसमें कुल 30 सदस्य होंगे। इसका सही आंसर होगा 30। और वो 30 कैसे होंगे? तो 20 हो जाएंगे लोकसभा से और 10 हो जाएंगे राज्यसभा से। तो कुल मिला के 30 सदस्य होंगे। 20 कहाँ से होंगे? लोकसभा से, और 10 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। ठीक, तो आगे देखिए दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने, तो कितने कितने? 20 और 10। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
58 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 के तहत समीक्षा हेतु गठित समिति इसमें 30 सदस्यों में लोकसभा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो आप चूंकि जानते हैं कि लोकसभा में 10 और राज्यसभा में लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है का नंबर कि 15-15 दोनों से होंगे, खा नंबर 18-12 होंगे, गा नंबर 16-14 होंगे, घा नंबर 20-10। दोस्तों 20-10 होंगे, 20 होंगे लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से। ठीक, तो इसका सही आंसर है घा नंबर। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा हेतु एक समिति की गठित की जाएगी। वह समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी? का नंबर आयोग के अध्यक्ष को सौंपेगी, खा नंबर सीधे प्रधानमंत्री को सौंपेगी, गा नंबर सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगी, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखें कि राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा हेतु जो समिति गठित की जाएगी वो अपना रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगी। किसको सौंपेगी? राष्ट्रपति को। कौन सी समिति? जिस समिति में कि 20 लोकसभा से सदस्य होंगे और 10 जो हैं राज्यसभा से होंगे। ये एक समिति गठित होगी जो अपना रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगी। तो गा नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य खाद्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? का नंबर हरियाणा, खा नंबर पंजाब, गा नंबर महाराष्ट्र, घा नंबर गुजरात। आप जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा जो है खाद्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। हरियाणा खाद्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये काम में आता है। और पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ये पंगुराज महाचंडी के अंदर आता है। पन से पंजाब, गु से गुजरात, महा से महाराष्ट्र। ठीक, पंगुराज महाचंडी, राज से राजस्थान, चंडी से चंडीगढ़। ठीक ना। दादर नगर को खा चंडी, दादर और नगर हवेली खा माने खा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो ये खा क्षेत्र में कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ है और हरियाणा खा क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ कौन खा क्षेत्र में शामिल नहीं है? हरियाणा। का नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर प्रश्न है कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों जान ले, का नंबर ऑप्शन है 6000, खा नंबर 4000, गा नंबर 2000 और घा नंबर 8000। इसका सही आंसर है 6000 रुपया। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पुरस्कार के जान ले। प्रथम पुरस्कार की जो फर्स्ट पुरस्कार की राशि होती है वो 6000 रुपया होता है। कितना? 6000। और जो सेकेंड पुरस्कार की राशि होती है वो 4000 रुपया होता है दोस्तों। और जो थर्ड पुरस्कार की राशि होती है वो 2000 रुपया होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हुआ? 6000 रुपया चूंकि फर्स्ट पुरस्कार की राशि है, प्रथम पुरस्कार। क्वेश्चन में पूछा है प्रथम पुरस्कार। क्या पूछा है दोस्तों? प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है। इसलिए प्रथम पुरस्कार जब पूछता है तो यहाँ 6000 सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर प्रश्न है कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? आप जान चुके हैं चूंकि कि प्रथम पुरस्कार 6000, द्वितीय पुरस्कार 4000 और तृतीय पुरस्कार 2000 होता है। ऑप्शन है का नंबर 6000 रुपया, खा नंबर 4000, गा नंबर 2000 और घा नंबर 8000। आप जानते हैं प्रथम पुरस्कार है 6000, द्वितीय पुरस्कार 4000, तृतीय पुरस्कार 2000। तो यहाँ पूछ रहा है द्वितीय पुरस्कार की राशि, इसलिए सही आंसर है 4000 रुपया, यानी कि खा नंबर सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न है कि काव्य एवं गजल संग्रह के लिए दिया जाने वाला मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना की तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना जो है काव्य एवं गजल संग्रह के लिए दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन बड़े बनाने से क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं कि बड़ा बनाएंगे तो इसमें और क्वेश्चन का समावेश हो जाएगा और आप गहराई से भी क्वेश्चन आता है तो पकड़ लेंगे। यानी कि ये भी पूछता है कि काव्य एवं गजल संग्रह के लिए कौन सी पुरस्कार दी जाती है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तो आप जानेंगे कि काव्य गजल के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दी जाती है। ठीक, तो इसमें तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? ऑप्शन है का नंबर 15000, खा नंबर 7000, गा नंबर 3300 और घा नंबर 4000। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7000 रुपया। क्योंकि
प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपया है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपया है, तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपया है। हाँ दोस्तों, इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000, तृतीय पुरस्कार 3,300 रुपया लिखा था। क्यों क्यों क्यों? उस समय ये लागू नहीं था, कहीं नहीं दिया गया था। लेकिन 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 अब जो है काव्य गजल संग्रह के लिए चाहे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हो या लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार हो या प्रेमचंद पुरस्कार योजना हो, इन तीनों में प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपया। प्रथम पुरस्कार कितना रखा है दोस्तों? आप ध्यान रखें कि प्रथम पुरस्कार कितना रखा है? 20,000 रुपया। द्वितीय पुरस्कार कितना रखा है? 10,000 रुपया। और तृतीय पुरस्कार कितना रखा है? 7,000 रुपया रखा है दोस्तों। प्रथम पुरस्कार को 15,000 से बढ़ा के 20,000 किया गया, द्वितीय पुरस्कार को 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया गया, तृतीय पुरस्कार को 3,300 से बढ़ा के 7,000 किया गया। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि तृतीय पुरस्कार की राशि, इसलिए 15,000, 7,000, 3,300 और 4,000 में से सही ऑप्शन होगा 7,000 रुपया। अगर प्रथम पुरस्कार कहता तो 20,000, द्वितीय कहता तो 10,000, जो कि ऑप्शन में है नहीं, और तृतीय कहता तो 7,000 सही आंसर है, खा नंबर। तो आगे देखते हैं, इसके हिंट में जरा सा देख लें। इसमें जो है लिखा गया है हिंट में क्या कि प्रेमचंद पुरस्कार योजना या मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना या लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना, इन तीनों राशि को प्रथम पुरस्कार की राशि इसमें 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दी गई है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 7,000 से बढ़ा के 10,000 कर दी गई है, और तृतीय पुरस्कार की राशि 3,300 से बढ़ा के 7,000 कर दिया गया है, इसलिए 7,000 सही आंसर था। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस पुरस्कार योजना में पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है दोस्तों? राजभाषा शील्ड का नंबर ऑप्शन है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना, खा नंबर राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, गा नंबर हिंदी डिटेक्शन पुरस्कार योजना, और घा नंबर रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना जो होती है, जो आप कीर्ति किए हैं, उसके लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के लिए राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर का नंबर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी निर्धारित की अंतिम परीक्षा यदि आप पास कर लेते हैं तो कितने महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि दैनिक वेतन दिया जाता है? ठीक, का नंबर ऑप्शन है 3 माह, खा नंबर 6 माह, गा नंबर 9 माह और घा नंबर 12 माह। दोस्तों इसका सही आंसर है 12 माह, यानी 1 वर्ष के लिए। यदि आप राजभाषा गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो अंतिम परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो 12 महीना तक एक इंक्रीजमेंट यानी एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि आपको दी जाएगी। ठीक, तो अधिक। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। 66 नंबर प्रश्न क्या है? 66 नंबर प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण योजना में की प्रबोध परीक्षा की पुरस्कार राशि क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है खा नंबर 1600, खा नंबर 1500, गा नंबर 2400, घा नंबर 3000। आप जान लीजिए दोस्तों कि प्रबोध परीक्षा की जो राशि होती है वो 3 गो दी जाती है। प्रथम पुरस्कार में जो होती है 1600 रुपया होती है, द्वितीय पुरस्कार में 800 रुपया होती है, और तृतीय पुरस्कार में 400 रुपया होती है। इन तीनों में से यहाँ ऑप्शन जो मिल रहा है 1600 हमें मिल रहा है, इसलिए हिंदी शिक्षण योजना के प्रबोध पुरस्कार की राशि जो है प्रबोध में कितनी दी जाती है? 1600 रुपया का नंबर सही आंसर है। कितना? 1600 रुपया प्रबोध परीक्षा के लिए। हाँ दोस्तों, हाँ यहीं लगे ये भी जान लीजिए कि ये प्रबोध के जगह पे अगर प्रवीण रहता तो 1800, 1200, 600 हो जाता। 1800 प्रथम पुरस्कार होता, 1200 द्वितीय पुरस्कार होता और 600 तृतीय पुरस्कार होता जाता। लेकिन न प्रबोध हो न प्रवीण हो और प्राज्ञ हो जाए तो प्राज्ञ हो जाए तो प्रथम पुरस्कार 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक, 2400, 1600 और 800 रुपया हो जाता है। तो यहाँ चूंकि हमें बात था प्रबोध परीक्षा की, ठीक, आप जानते हैं यहाँ किसकी बात था? प्रबोध परीक्षा की, इसलिए सही आंसर क्या होगा? 1600 रुपया। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67।
आपको ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि अधिकतर आपके याद ना रहे, आपके सीधी माइंड में बैठ जाए। इतनी बार रटने का मतलब क्या है कि दोस्तों आपके माइंड में बैठ जाए। वीडियो तो सभी बनाते हैं, लेकिन माइंड में बैठाना सबकी बस की बात नहीं। तो दोस्तों ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 67 को। केंद्र सरकार की कार्मिकों के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? किसकी? राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की। आप जानते हैं राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी, किसका पूछ रहा है? प्रथम पुरस्कार की। तो देखिए ऑप्शन में पहले का नंबर ऑप्शन है 30,000 रुपया, खा नंबर 60,000 रुपया, गा नंबर 75,000 रुपया, घा नंबर 1 लाख रुपया। प्रथम पुरस्कार की राशि इसमें 1 लाख रुपया होती है। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया होती है। कितनी होती है? 1 लाख रुपया। ठीक, लेकिन दोस्तों इसके आगे जो प्रश्न गौरव पुरस्कार से आता है उसको देखिए, जो कि ज़्यादा डिवीजनों में आया हुआ है। वो क्या है कि राजभाषा गौरव ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन पुस्तक कला पुरस्कार की प्रथम पुरस्कार की राशि। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि राजभाषा गौरव ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार। जब आप कोई किताब लिखते हैं तो ये पुरस्कार मिलता है, राजभाषा गौरव ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार। और इसमें प्रथम पुरस्कार की राशि आप जानते हैं दोस्तों 2 लाख रुपया होती है। वही इसमें द्वितीय पुरस्कार की राशि 1,25,000 रुपया होती है तथा तृतीय पुरस्कार की राशि इसमें 75,000 रुपया दी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है 2 लाख रुपया, 1,25,000 रुपया, 75,000 रुपया और 10,000 रुपया। आप जानते हैं इसका सही आंसर हुआ 2 लाख रुपया, क्योंकि प्रथम पुरस्कार पूछ रहा है। आज जब भी राजभाषा गौरव ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार होती है तो उसमें प्रथम पुरस्कार की राशि जो होती है 2 लाख रुपया होती है, और द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 1,25,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार 75,000 रुपया। तो आप जान गए कि यदि आप किताब लिख देते हैं तो आपको राजभाषा गौरव ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार मिलेगा, अच्छी होती है तो, और वो पुरस्कार 2 लाख रुपया की प्रथम पुरस्कार होगी। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा गौरव ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना में अब पूछ रहा है कि द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो ऑप्शन है का नंबर 2 लाख रुपया, खा नंबर 1,25,000 रुपया, गा नंबर 75,000 रुपया, घा नंबर 10,000 रुपया। आप जान गए हैं कि प्रथम पुरस्कार तो हमें 2 लाख मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड आएंगे तो 1,25,000 मिलेगा, और थर्ड आएंगे तो 75,000 मिलेगा। इसलिए 1,25,000 रुपया यहाँ सही आंसर हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। अच्छा, 70 नंबर प्रश्न यदि देखते हैं दोस्तों तो उसमें दिया हुआ है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। का नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1965 को, खा नंबर 10 मई 1963 को, गा नंबर 1 जनवरी 1976 को, घा नंबर 8 मार्च 1976 को। दोस्तों इसका सही आंसर है 10 मई 1963 को। इसमें दोस्तों एक यूट्यूबर हमसे बता रहे थे कि लोगों ने कमेंट किया है ये क्वेश्चन पे, तो आपको इसमेमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को ही पारित हुआ, लेकिन जब लागू करना था तो 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1965 को। बना कब, मैंने पारित कब हुआ? तो 10 मई 1963 को। हाँ, लेकिन इसके साथ ध्यान रखें कि जो राजभाषा अधिनियम है वो 10 मई 1963 को बना है, नियम नहीं। राजभाषा नियम तो 1976 में बना है, जिसमें 12 नियम प्रमुख है। तो राजभाषा अधिनियम कब बना है? 10 मई 1963 को। यानी सही आंसर कब पारित किया गया, यानी बन के पारित हुआ 10 मई 1963 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1965 को। यहाँ क्वेश्चन है पारित किया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कब पारित किया गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कब पारित किया गया, इसलिए सही आंसर होगा 10 मई 1963। अगर क्वेश्चन पूछता कब लागू किया गया तब क्या होता? 26 जनवरी 1965 होता, लेकिन यहाँ पारित पूछ रहा है, इसलिए खा नंबर सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न कहता है कि राजभाषा अधिनियम कब लागू होगा। यहाँ क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ, तो लागू हुआ तो भाई लागू वाला बताएंगे कि 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। का नंबर है 26 जनवरी 1965,
खा नंबर 10 मई 1963, गा नंबर 1 जनवरी 1976, घा नंबर 8 मार्च 1976। तो दोस्तों राजभाषा नियम नहीं ना है, नियम होता तब तो हम कहते कि 1 जनवरी 1976, लेकिन ये नियम नहीं है, ये अधिनियम है। क्या है? ये अधिनियम है। तो राजभाषा अधिनियम हमारा 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया, पारित किया गया 10 मई 1963, लागू किया गया 26 जनवरी 1965 का नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में प्रबोध परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखें कि प्रबोध परीक्षा है, आपको पहले ही बताए हैं कि प्रबोध में प्रथम पुरस्कार 1600 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 800 रुपया, तृतीय पुरस्कार 400 रुपया प्रबोध की होती है। और वही प्रवीण रहे तो प्रथम पुरस्कार 1800, द्वितीय पुरस्कार 1200 और तृतीय पुरस्कार 600। प्रवीण में क्या बताए? प्रवीण में बताए कि प्रवीण पुरस्कार यदि रहता है तो प्रथम प्रवीण परीक्षा यदि पास करते हैं तो प्रथम 1800, द्वितीय 1200 और तृतीय 600। और वही प्राज्ञ रहता है तो क्या होगा? यदि आप प्राज्ञ परीक्षा पास कर गए तो प्रथम जो है 2400, द्वितीय जो है 1600 और तृतीय जो है 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ना प्रवीण है ना प्राज्ञ है, यहाँ क्या है दोस्तों? तो यहाँ जो है प्रबोध है, इसके लिए 1600, 800, 400 होगा, इसलिए का नंबर सही ऑप्शन होगा। और 3 ऑप्शन को देखते हैं तो ये ऑप्शन है कि खा नंबर 1800, 1200, 600 जो कि प्रवीण में दिया जाता है, और गा नंबर ऑप्शन है 2400, 1600, 800 जो कि प्राज्ञ में दिया जाता है। यहाँ चूंकि प्रबोध का बात था इसलिए 1600, 800, 400 सही आंसर होगा का नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 पे देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? 73 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि हिंदी में प्रवीण परीक्षा कौन सी? प्रवीण परीक्षा में पास करने वाले के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो प्रवीण में चूंकि ऑप्शन है का नंबर 1600, 800, 400, खा नंबर 1800, 1200, 600, गा नंबर 2400, 1600, 800, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं दोस्तों प्रवीण में 1800, 1200, 600 दी जाती है, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। क्या? प्रथम पुरस्कार जो प्रवीण का होगा 1800 होगा, द्वितीय पुरस्कार प्रवीण का 1200 होगा और तृतीय पुरस्कार 600 होगा, इसलिए प्रवीण के लिए यहाँ पे खा नंबर सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है दोस्तों? खा नंबर। ठीक, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर है हिंदी शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले प्राज्ञ परीक्षा। आप जानते हैं हिंदी शिक्षण संस्थान जो है प्रशिक्षण के लिए 4 कोर्स चलाती है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और परांगत। लेकिन प्राज्ञ परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की राशि क्या होती है? तो दोस्तों का नंबर है 1600, 800, 400, खा नंबर 800, 1200, 600, 1800, 1200, 600, गा नंबर 2400, 1600, 800, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप जानते हैं यदि प्राज्ञ परीक्षा आपका पास करते हैं, प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज में आते हैं तो आपको 2400 रुपया मिल जाएगी। और यदि फर्स्ट प्राइज में ना आके सेकेंड प्राइज में भी यदि आप आ जाते हैं, किसमें? सेकेंड पुरस्कार में, ठीक, तो भी आपको 1600 रुपया होती है। अगर यदि आप थर्ड में भी आते हैं तो भी आपको 800 रुपया होती है। आप फर्स्ट प्राइज में कितना बताए थे दोस्तों? 2400। ये किस में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राज्ञ परीक्षा पास करने पे होता है। किस में होता है दोस्तों? प्राज्ञ परीक्षा पास करने पे। इसलिए सही आंसर है गा नंबर। कौन सा है दोस्तों? गा नंबर 2400, 1600, 800 प्राज्ञ परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? का नंबर ऑप्शन है 1600, खा नंबर 1500, गा नंबर 2400, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2400 रुपया, यानी गा नंबर सही आंसर है। गा नंबर इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना में प्राज्ञ पुरस्कार में 2400, 1600, 800 दी जाती है। इसमें प्रथम पुरस्कार वाली आंसर में लिखेंगे हम लोग तो 2400 रुपया सही आंसर होगा। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76।
राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना में कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? का नंबर 101, खा नंबर 117, गा नंबर 134 और घा नंबर में भी 134 हो गया है, जबकि विकल्प अलग होना चाहिए दोस्तों, लेकिन 124 ही डाला गया है। तो इसका सही आंसर गा और घा दोनों होंगे। कौन होंगे? गा और घा दोनों। इसका सही आंसर 134 होगा, यानी गा भी होगा और घा भी होगा। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही है। 134 वो राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना जो है, इनमें कुल पुरस्कार जो होती हैं 134 होता है। कितने होता है? 134। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके साथ ध्यान रखें कि पहले 1500 रुपया दिया जाता था, अब 3000 रुपया दिया जाता है। 134 को पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर घा नंबर है। अगली प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को। तो 77 नंबर में दोस्तों ध्यान दें कि राजभाषा नियम 1976 का संशोधन इनमें से किस वर्ष नहीं की गई? का नंबर है 1987, खा नंबर 1999, गा नंबर 1907, घा नंबर 2011, यानी सबसे लास्ट है इसमें 2011। तो दोस्तों 2011 तक यदि आप देखें तो राजभाषा नियम 1976 में मात्र 3 ही बार संशोधन हुआ है। वो कब कब? तो 1987 में पहले, दूसरा बार 2007 में और तीसरा बार 2011 में हुआ है। तो 1999 में कोई संशोधन नहीं हुआ, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। इस वर्ष कोई संशोधन नहीं की गई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 नंबर प्रश्न को यदि देखें कि राजभाषा का कौन सा क्षेत्र है जिनमें उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जिनमें उन राज्यों को शामिल किया गया है जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है? और क्या? तो और जिन्होंने केंद्रीय सरकार के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार करने का निर्णय अभी तक नहीं ली है, न तो उनका राजभाषा हिंदी है और न पत्र हिंदी में लिखने का निर्णय लिए हैं, वो कौन से हैं? तो वो दोस्तों आप जान लीजिए कि का क्षेत्र में वे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। ठीक, खा क्षेत्र में वे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी तो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ तय है कि हिंदी में पत्र व्यवहार करेंगे। गा क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जिनके न तो राजभाषा हिंदी है और न हिंदी में पत्र लिखेंगे। तो वैसे का सही आंसर गा क्षेत्र है। गा क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जिनकी राजभाषा न तो हिंदी है और न केंद्र सरकार के साथ अभी तक पत्र व्यवहार हिंदी में करने का निर्णय लिए हैं, इसलिए गा क्षेत्र इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा नियम 1976। कौन सा? राजभाषा नियम 1976 की कौन सा नियम यह बताता है? क्या बताता है दोस्तों कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय से राज्य सरकार और उसके कार्यालय के साथ पत्र 4 में का और खा क्षेत्र में भेजा जाने वाला पत्र हिंदी में होगा, लेकिन गा क्षेत्र में भेजा जाने वाला पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा। ऑप्शन है का नंबर नियम 3, खा नंबर नियम 4, गा नंबर नियम 5 और घा नंबर नियम 7। दोस्तों इसका सही आंसर है नियम 3। राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 3 यह बताता है कि यदि केंद्रीय सरकार अपने कार्यालय से किसी राज्य सरकार को पत्र भेजती है तो अगर वे राज्य का और खा क्षेत्र में होंगे तो वो लेटर हिंदी में होगा, लेकिन यदि गा क्षेत्र वाले राज्य में भेजती है तो वो लेटर अंग्रेजी भाषा में होगा। यानी का क्षेत्र संपूर्ण भारत को जैसे कि का खा गा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यदि केंद्रीय सरकार का कोई भी पत्र आता है का और खा क्षेत्र वाले राज्यों के कार्यालय में आता है तो वो हिंदी में होगा, लेकिन गा क्षेत्र वाले अभी तक हिंदी में निर्णय नहीं लिए हैं, इसलिए उनके पास जो लेटर आएगा वो अंग्रेजी में होगा। ये नियम नंबर 3 कहता है। राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 3 ये बताता है। ठीक, कि यदि उनके पास लेटर आएगा तो किस चीज़ में होगा दोस्तों? जो गा क्षेत्र में है अंग्रेजी में, का और खा क्षेत्र में है उनके पास हिंदी में। ये कौन कहता है? नियम नंबर 3, इसलिए का नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पे ध्यान दीजिए कि राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम यह बताता है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा कोई आवेदन, अपील या अभिआवेदन हिंदी में दिया गया है और उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया गया हो तो उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के यदि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में अगर आवेदन आप हिंदी में लिखते हैं और उस पर हिंदी में साइन करते हैं तो आपको हिंदी में जवाब दिया जाएगा। हिंदी में जवाब में
पत्र के रूप में जो जवाब दिया जाएगा वो हिंदी में होगा। और यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में साइन करते हैं, तो आपको जवाब जो है अंग्रेजी में दिया जाएगा। ये नियम नंबर 7 कहता है। 1976 के राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 7 यही बताता है कि यदि कर्मचारी हिंदी में एप्लीकेशन लिख के हिंदी में साइन करता है तो उसका जवाब के रूप में पत्र हिंदी में दी जाएगी, और यदि कर्मचारी अंग्रेजी में पत्र लिख के अंग्रेजी में साइन करता है तो जवाब के रूप में पत्र अंग्रेजी में दी जाएगी। लेकिन कर्मचारी यदि हिंदी में आवेदन लिखता है तो साइन भी हिंदी में करे, और अंग्रेजी में आवेदन लिखता है तो साइन भी अंग्रेजी में करे। तो ये नियम नंबर 7 यहाँ सही आंसर है। ठीक, कि यदि कर्मचारी हिंदी में लिख के हिंदी में साइन करे तो हिंदी में जवाब दे, और अंग्रेजी में लिख के अंग्रेजी में साइन करे तो कार्यालय उसे अंग्रेजी में जवाब के रूप में पत्र सौंपे। ठीक, ये नियम नंबर 1976 के नियम नंबर 7 कहता है। 7 सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81। 81 प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 के कौन सा नियम यह बताता है कि कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभियावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। कर्मचारी स्वतंत्र हैं कि वो हिंदी में आवेदन लिखेगा या इंग्लिश में। यह किस नियम के अनुसार स्वतंत्र हैं? तो राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 7 के अनुसार ही स्वतंत्र है। नियम नंबर 7 के अनुसार ही हिंदी में लिखा तो हिंदी में जवाब पाया, इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में जवाब पाया। लेकिन वो हिंदी में लिखे कर्मचारी या इंग्लिश में लिखे, ये स्वतंत्रता है कर्मचारी के। ये कौन? नियम नंबर 7 कहता है कि कर्मचारी आवेदन या अपील या अभियावेदन हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में कर सकता है। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखें कि कुछ नियमों के अनुसार हिंदी के प्रचार प्रसार इत्यादि करने के लिए सरकारी कार्यालयों में हिंदी पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन नियम 1976 के नियम नंबर 7 के तहत कर्मचारी ये स्वतंत्र हैं कि चाहे वे आवेदन हिंदी में या अंग्रेजी में दोनों में दे सकते हैं। तो नियम नंबर 7 यहाँ सही आंसर है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा नियम 1976 के कौन सा नियम यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र से हिंदी में प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएंगे। राजभाषा नियम 1976। ठीक, राजभाषा नियम 1976 के कौन सा नियम यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र से हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी में दिया जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ नियम नंबर 3 को कैसे क्रॉस कर रहा है। 1976 के नियम नंबर 3 कहता था कि का और खा क्षेत्र के पास केंद्रीय सरकार हिंदी में चिट्ठी भेजेगी, लेकिन गा क्षेत्र वाले राज्य के पास अंग्रेजी में चिट्ठी भेजेगी। लेकिन यहाँ नियम नंबर जो है, यहाँ देखिए नियम नंबर 5 जो है इसे कैसे क्रॉस कर रहा है। नियम नंबर 5 ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र से यदि हिंदी में प्राप्त होता है, ठीक, तो उसका उत्तर हिंदी में, और अंग्रेजी में यदि पत्र प्राप्त होता है तो उसका उत्तर अंग्रेजी में होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। और किसी भी क्षेत्र से हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएंगे। यदि वो चाहे वो का क्षेत्र के कर्मचारी हो, खा क्षेत्र के हो या गा क्षेत्र के, कोई भी यदि हिंदी में एप्लीकेशन लिखता है तो उसका उत्तर हिंदी में अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। ये नियम नंबर 7 कहता है। ठीक, इसके पहले भी आप देख चुके हैं। तो यहाँ 4 विकल्प है दोस्तों, विकल्पों पे ज़रा से ध्यान दें कि नियम नंबर 3, नियम नंबर 4, नियम नंबर 5, नियम नंबर 7। सॉरी दोस्तों, नियम नंबर 5 कहता है। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 कहता है कि चाहे किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी हो, यदि वो हिंदी में पत्र लिखता है तो उसको हिंदी में उत्तर दिया जाएगा। ये नियम 5 नंबर कहता है दोस्तों। कौन सा नियम कहता है? 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन को जरा फिर से देख लीजिए कि राजभाषा नियम 1976 कौन सा नियम यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र से हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्र के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएंगे। जो पत्र हिंदी में लिखा जाएगा किसी भी क्षेत्र से, उसका उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाएगा। ये कौन सा नियम कहता है? ये नियम नंबर 5 कहता है। 3 कहता था, नियम नंबर 3 ये कहता था कि का और खा राज्यों के पास हिंदी में पत्राचार करें केंद्र सरकार, और गा क्षेत्र वाले राज्यों के पास अंग्रेजी में करें। लेकिन नियम 5 ये भी कह रहा है
जैसे कि कर्मचारी हिंदी अंग्रेजी के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छी बात है, क्योंकि नियम 5 कहता है कि यदि कर्मचारी हिंदी में पत्र लिखता है तो उसको उत्तर भी हिंदी में दीजिए। कौन सा नियम कहता है? 5 नंबर। इसीलिए इसका विकल्प देखें, विकल्प है नियम नंबर 4, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4, नियम नंबर 5, नियम नंबर 7। तो इसका सही आंसर नियम नंबर 5 है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 प्रश्न है कि नियम 19 राजभाषा नियम 1976 के कौन सा नियम यह बताता है कि केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं? नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नियम 4, क्योंकि राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 4 ये बताता है कि यदि केंद्रीय सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग का हो किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के साथ हिंदी या अंग्रेजी में दोनों में करने के लिए पत्र व्यवहार वो स्वतंत्र हैं। ये नियम नंबर 4 है, जो उन्हें सुविधा हो। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में कौन सा नियम यह बताता है कि कोई भी कर्मचारी किसी मिसिल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे दूसरी भाषा में उसका अनुवाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि नियम नंबर 8 के अनुसार कोई भी कर्मचारी चाहे, राजभाषा नियम 1976 के नियम नंबर 8 ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी अपना मिसिल, टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिख सकता है, ठीक ना, लिख सकता है। उससे दूसरी भाषा में उसका अनुवाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ये नियम नंबर 8 कहता है। ठीक, तो अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हुआ घ नंबर, नियम नंबर 8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1963 की 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितने धारा हैं दोस्तों? 9, जिनमें से कौन सा धारा सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए, 3 के पहला, 3 के दूसरा, 3 के तीसरा, 3 के चौथा। आप जानते हैं 3 के तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ खा नंबर ऑप्शन जो लिखा गया है वो गलत है, गा होना चाहिए सही। गा नंबर 3 के 3 सही आंसर है, यानी ये सही आंसर है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की 9 धाराएं हैं, जिनमें कौन सी धारा सबसे महत्वपूर्ण है? 3। ठीक, ये सही आंसर है। ठीक, यहाँ पे जो है दोस्तों ख ना होके खा, यहाँ पे न होके यहाँ पे क्या होना चाहिए? गा होना चाहिए। यहाँ खा ना होके गा होना चाहिए। गा नंबर 3 के 3 ये राजभाषा अधिनियम 1963 के सबसे महत्वपूर्ण धारा है 9 धाराओं में। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। 86 नंबर प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू की गई? का नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1965, का नंबर 10 मई 1963, का नंबर 28 जून 1976, का नंबर 7 जून 1955। आप जानते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 लागू हुई। देखिए, पारित होना अलग चीज़ है। पारित जब हुआ था वो तो 10 मई 1963 को हुआ था, लेकिन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1965 को हुआ था। इसलिए सही आंसर का नंबर है। ठीक, तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 नंबर प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? का नंबर प्रधानमंत्री, खा नंबर राष्ट्रपति, गा नंबर गृह मंत्री और घा नंबर रेल मंत्री। ठीक, इसका सही आंसर है गृह मंत्री, चूँकि गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा आयोग की परीक्षा भी ली जाती है, जवाब भी दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रेल मंत्री क्यों? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। उसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि 20 जो होते हैं लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, और ये अपना रिपोर्ट जो है सीधे राष्ट्रपति को सौंपती है। संसदीय राजभाषा समिति जो है इसमें 20 जो हैं लोकसभा से सदस्य होंगे और 10 जो हैं राज्यसभा से होंगे। तो एक समिति बनेगी 30 सदस्यों की, जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे, लेकिन ये अपना रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपती है। यहाँ चूँकि प्रश्न में प्रश्न कह रहा है कि समिति के अध्यक्ष कौन होता है, इसलिए गृह मंत्री सही आंसर होगा। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगली प्रश्न देखने से पहले जरा सा इस पर ध्यान दें कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन हुआ है। लेकिन ये कब हुआ? तो 1976 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। एक पॉइंट और ध्यान रखें कि ये अपना रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपती है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 प्रश्न को थोड़ा देखते हैं दोस्तों। 88 प्रश्न में यह है कि राजभाषा कर्मियों को अनुवाद प्रशिक्षण हेतु कहाँ भेजा जाता है। देखिए दोस्तों, राजभाषा कर्मी, केंद्रीय कर्मी जो होते हैं राजभाषा के, तो उनको अनुवाद प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। का नंबर है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो मुंबई, खा नंबर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कोलकाता, गा नंबर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली और घा नंबर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो लखनऊ। तो आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों कि संपूर्ण भारत से जो केंद्रीय कर्मी होते हैं वो अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नई दिल्ली में भेजे जाते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली इसका सही आंसर है। ठीक, तो इसका गा नंबर सही आंसर आया दोस्तों। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गौर से देखें कि HTS का पूरा अर्थ क्या है। का नंबर हिंदी ट्रेनिंग शिक्षा, खा नंबर हिंदी ट्रेनिंग स्कीम, गा नंबर हिंदी ट्रेनिंग स्कूल, घा नंबर हिंदी ट्रेनिंग सिस्टम। आप जानते हैं H से हिंदी, T से ट्रेनिंग, S से स्कीम होता है, इसलिए HTS का पूरा आंसर है हिंदी ट्रेनिंग स्कीम। क्या है दोस्तों? हिंदी ट्रेनिंग स्कीम सही आंसर है। क्या है दोस्तों? हिंदी ट्रेनिंग स्कीम, HTS का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 पे जरा सा ध्यान देते हैं दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 120 में किसकी भाषा के प्रावधान किया गया है। का नंबर ऑप्शन है विधानमंडल, खा नंबर विधानसभा की, गा नंबर विधान परिषद और घा नंबर संसद की। दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 120 पर संसद के भाषा की प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 210 पर विधानमंडल की भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 210 पे किसका है? विधानमंडल का, और 120 पे किसका है? संसद का। तो यहाँ 120 का है। तो चारों ऑप्शन यदि हम देखते हैं, ऑप्शन में का नंबर विधानमंडल, खा नंबर विधानसभा, गा नंबर विधान परिषद, घा नंबर संसद है, तो इसका सही आंसर है संसद, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 पे संसद की भाषा के लिए प्रावधान है और संविधान के अनुच्छेद 210 पे विधानमंडल की भाषा का प्रावधान है। तो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 91। 91 नंबर प्रश्न है प्रबोध परीक्षा किसके लिए है दोस्तों? जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो हिंदी राजभाषा की तरफ से प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और प्रांगत चलाई जाती है प्रशिक्षण, तो उसमें प्रबोध किसके लिए है? का नंबर ऑप्शन है केवल उत्तर भारतीयों के लिए, खा नंबर केवल दक्षिण भारतीयों के लिए, गा नंबर केवल उत्तर पूर्वी भारतीयों के लिए और घा नंबर संपूर्ण भारत के रेल कर्मियों के लिए। आपको ध्यान रहे कि ये संपूर्ण भारत के रेल कर्मी के लिए नहीं है, यह केवल दक्षिण भारतीयों के लिए है। किसके लिए है? यह केवल दक्षिण भारतीयों के लिए प्रबोध परीक्षा होती है दोस्तों, केवल दक्षिण भारतीयों के लिए होती है। किसके लिए? केवल दक्षिण भारतीयों के लिए। सही आंसर है खा नंबर। तो अगली प्रश्न आप देखते हैं कि राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है। राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ध्यान रखें, का नंबर ऑप्शन है रेल मंत्रालय, खा नंबर गृह मंत्रालय, घा नंबर शिक्षा मंत्रालय, घा नंबर विदेश मंत्रालय। जब आप जानते हैं कि गृह मंत्री अध्यक्ष होता है, ठीक, तो और गृह मंत्रालय परीक्षा लिवाता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? गृह मंत्रालय के, अर्थात खा नंबर सही आंसर है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं इसके प्रचार प्रसार के लिए मध्य रेलवे, कौन सा रेलवे दोस्तों? मध्य रेल द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? का नंबर रेल सुरभि, खा नंबर रेल राजभाषा, गा नंबर उदंत मार्तंड और घा नंबर रेल सागर। इसका सही आंसर है दोस्तों रेल सुरभि। जो मध्य रेलवे है CR, कौन सा दोस्तों? जो मध्य रेलवे है CR, सेंट्रल रेलवे। तो CR जो है यानी मध्य रेलवे जो है, ये एक मासिक पत्रिका अपना निकालती है। वो किस उद्देश्य से? हिंदी के प्रयोग बढ़ाने या प्रचार प्रसार के उद्देश्य से। उसका नाम रेल सुरभि है। क्या है? रेल सुरभि, यानी सही आंसर हुआ
कौन सा? का नंबर इसका सही आंसर हुआ रेल सुरभि। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? 94 नंबर। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? का नंबर रेल राजभाषा, खा नंबर रेल सुरभि, गा नंबर उदंत मार्तंड और घा नंबर आर्याव्रत। आप जानते हैं दोस्तों, हिंदी के पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है। जिस तरह से कि मध्य रेलवे अपनी हिंदी के प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए जो पत्रिका निकाली है रेल सुरभि, आपने पहले देखा, तो यहाँ क्या आंसर हुआ? हिंदी में भारत के हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उदंत मार्तंड के साथ इसका तुलना क्यों कर रहे हैं? हम तुलना नहीं कर रहे दोस्तों, बात ऐसी है कि आप लोगों को याद रहने के लिए, सीधा माइंड में प्रवेश के लिए उसको फिर से याद दिला दिए कि मध्य रेल जो चलाया है हिंदी के प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, वो पत्रिका है रेल सुरभि, और भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है, यानी कि इसका गा नंबर सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? का नंबर देवनागरी, खा नंबर रोमन, गा नंबर खरोष्ठी, घा नंबर ब्राह्मणी। तो दोस्तों हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वही हमारा अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस में होती है? रोमन में, और हिंदी किस में होती है? देवनागरी में, अर्थात क नंबर सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 को। ठीक, 96 नंबर है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ठीक, तो दोस्तों गौर से देखें कि पहला ऑप्शन है 28 जून 1976 को, खा नंबर 7 जून 1955 को, गा नंबर 10 मई 1963 को, घा नंबर 26 जनवरी 1965 को। तो देखिए 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में। ठीक, 28 जून 1976 को तो राजभाषा नियम लागू हुआ था, अधिनियम नहीं। अधिनियम तो 10 मई 1963 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। ठीक, तो 28 जून 1976 को तो राजभाषा नियम, यहाँ राजभाषा आयोग का है, तो प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1955 यहाँ सही आंसर है। ठीक ना, कौन सा सही आंसर है दोस्तों? 7 जून 1955। आगे देखते हैं। हाँ, नोट में ध्यान रखें दोस्तों कि प्रथम राजभाषा जो है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955, इसके अध्यक्ष श्री बाण गंगाधर खेर थे। ठीक, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 को गौर से देखें दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की प्राधिकृत भाषा कौन सी है? का नंबर हिंदी, खा नंबर अंग्रेजी, गा नंबर उर्दू, घा नंबर बांग्ला। दोस्तों ध्यान दें, जो हाई कोर्ट होता है वो कोई भी लेटर अपना अंग्रेजी में लिखता है, उसके लिए प्राधिकृत भाषा भी अंग्रेजी है, तो का नंबर सही आंसर है। उसको 22 भाषाओं से लेन देन नहीं है, ये सहभाषा है, और इसका यूज हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो अगली प्रश्न, इसका सही आंसर है अंग्रेजी, खा नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98। स्टेशनों के नाम में सबसे ऊपर किस भाषा का प्रयोग होता है? का नंबर हिंदी, खा नंबर अंग्रेजी, गा नंबर उर्दू, घा नंबर क्षेत्रीय भाषा। आप जानते हैं दोस्तों, यदि वो बंगाल में कोई स्टेशन हो जहाँ लोग बंगला बोलते हैं तो सबसे ऊपर बंगला लिखा रहेगा। यदि उड़ीसा में कोई स्टेशन हो जहाँ के लोग उड़िया बोलते हैं तो सबसे ऊपर उड़िया लिखा जाएगा। यदि असम में कोई स्टेशन हो जहाँ के लोग असमिया बोलते हैं तो सबसे ऊपर असमी लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कि जहाँ भी हैं स्टेशन, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग सबसे ऊपर होता है। ठीक, तो स्टेशनों के नाम में सबसे ऊपर किस भाषा का प्रयोग होता है? तो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा का, इसलिए सही आंसर है क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 प्रश्न है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्यक्रम कहाँ से जारी होता है? का नंबर रेल मंत्रालय से, खा नंबर रेलवे बोर्ड से, गा नंबर गृह मंत्रालय से, घा नंबर संसद से। दोस्तों ये गृह मंत्रालय से जारी होता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन होती वार्षिक कार्यक्रम कहाँ से जारी होता है? गृह मंत्रालय से। सही आंसर गा नंबर है। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100। 100वां प्रश्न है दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र संघ यूएनओ जो है कि हिंदी भाषा में संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? का नंबर पीवी नरसिम्हा राव, खा नंबर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, गा नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, घा नंबर लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वे प्रथम प्रतिनिधि थे
ठीक ना, जो कि राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ में जाकर हिंदी भाषा में संबोधित किए। तो इसका सही आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, और ध्यान दें दोस्तों कि ये जो है पहला वीडियो और दूसरा दोनों सेट मिलाकर ये रेल राजभाषा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रथम भाग देख लेने के बाद हमें उम्मीद है कि अधिकतर प्रश्न जो है पकड़ा सकता है। ठीक, अधिकांशतः। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए चाहे तो इसके लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ खुद नहीं बनाया है, मैंने कॉपी पे लिख के पीडीएफ तैयार करवाई है, तो उसके लिए नॉर्मल सा खर्च है। यदि आपको फी पेड के बाद भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, जिस पे मैं बात नहीं करता हूँ, वो वास्तविक में मैं रखता ना हूँ, तो व्हाट्सअप नंबर 95 070 65 267, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको तुरंत ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक ना। दोस्तों, बहुत सी मेहनत करके आप लोगों के लिए कठिन परिश्रम के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक हर वीडियो को देखें ताकि आपको उचित लाभ हो सके। और एक पीडीएफ और भी मैंने भूसावल के क्वेश्चन बैंक को काट के उसका मुख्य क्वेश्चन जो 10 वर्ष के आया हुआ परिचालन विभाग के क्वेश्चन है, ठीक ना, तो उनको पीडीएफ में लिंक दे दिया है। आप चाहे तो उसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उसको पढ़ा भी दिए हैं, लेकिन इसके बाद उसको भी 100 क्वेश्चन करके पुनः डाल दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।